नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं कंज्यूमर किंग। आजकल हर किसी के हाथ में मोबाइल है, लेकिन हर स्क्रीन पॉसिबल क्राइम सीन हो सकती है। और अगर आप एंड्रॉयड यूजर हैं तब तो ये खतरा और भी गंभीर हो जाता है, क्योंकि मोबाइल टेस्टिंग सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म एपनॉक्स की रिपोर्ट में पता चला है कि भारत में टॉप 100 एंड्रॉयड मोबाइल ऐप्स में से 75% आपकी सिक्योरिटी के लिए खतरनाक है। जी हाँ, क्यों खतरनाक है, रिपोर्ट क्या कहती है, देखते हैं। स्मार्टफोन की दुनिया में एंड्रॉयड की अपनी अलग जगह है। एंड्रॉयड ने स्मार्टफोन को आम आदमी तक पहुंचाने में शानदार भूमिका निभाई है, लेकिन एंड्रॉयड यूजर्स पर अब एक नया खतरा मंडरा रहा है। मोबाइल टेस्टिंग सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म एपनॉक्स की रिपोर्ट की माने तो भारतीय यूजर्स के 75% एंड्रॉयड मोबाइल ऐप सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक है, यानी वो यूजर्स की सुरक्षा में सेंध लगा सकते हैं। एंड्रॉयड यूजर्स के बैंक अकाउंट से लेकर पर्सनल इंफॉर्मेशन के लीक होने तक का खतरा है। खास बात यह है कि ये वो ऐप हैं जो हमारे देश में यूजर्स की टॉप 100 लिस्ट में आते हैं। एपनॉक्स ने इन एंड्रॉयड मोबाइल ऐप्स की सिक्योरिटी चेक करने के मकसद से इन ऐप्स को 14 अलग तरह के ऑटोमेटेड टेस्ट से गुजारा। इस टेस्टिंग प्रोसेस से ऐप्स के पास क्या डेटा सेव हो रहा है, साथ ही स्टोर डेटा को सेव करने का तरीका और उसे किसके साथ और किस तरह से शेयर किया जा रहा है से लेकर इन ऐप्स का पेमेंट का तरीका कितना सेफ है, जैसी बातें पता की गई जो डेटा लीक के लिहाज से खतरनाक हो सकती है। और इसके बाद इन ऐप्स के बारे में जो पता चला वो किसी को भी डराने वाला है। दरअसल टेस्टिंग में पाया गया कि तकरीबन 79% ऐप सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन के शिकार थे। 78% ऐप्स में पर्याप्त सिक्योरिटी कोड ही नहीं थे, जबकि 42% ऐप्स में ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटेक्शन की कमी थी, यानी इन ऐप्स के जरिए डेटा सर्वर के जरिए असुरक्षित चैनलों पर भेजा जाता है। ऐप्स के सिक्योर न होने का अंजाम कितना बुरा हो सकता है, ये बताने की जरूरत नहीं है, वो भी तब जबकि फोर्ब्स के मुताबिक भारतीय फिलहाल ऐप्स डाउनलोड और यूज के मामले में टॉप पर है। एक आंकड़े के मुताबिक गूगल प्ले पर 29,76,112 ऐप्स हैं, जिनमें से 1,57,313 से ज्यादा ऐप्स भारतीय डेवलपर्स के हैं, जिनमें मीशो, हॉटस्टार, फ्लिपकार्ट, शॉपी, फोन पे, ट्रू कॉलर, चिंगारी, पेटीएम, शेयर करो और जोश जैसे ऐप्स यूजर्स सबसे ज्यादा डाउनलोड करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर यूजर्स की सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित किया जाए। ईटी नाउ स्वदेश। तो क्लियरली यहाँ पर मामला साफ तौर से गंभीर है तो, लेकिन साथ ही कई सवाल भी खड़े होते हैं। सवाल यहाँ पर उठता है कि आखिर इस समस्या का हल क्या है, एंड्रॉयड यूजर्स की सिक्योरिटी कैसे सुनिश्चित की जाए, क्या डेवलपर्स को और जिम्मेदारी दिखाने की ज़रूरत है। एक यूज़र के तौर पर हमें किसी ऐप को इंस्टॉल और इस्तेमाल करने से पहले किन बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी हो जाएगा। इसके लिए हमारे साथ खास पैनलिस्ट भी मौजूद हैं। एपनॉक्स के सीईओ हर्षित अग्रवाल हमारे साथ हैं, और साइबर के साइबर एक्सपर्ट अंकित शर्मा और टेक एक्सपर्ट अभिषेक तेलंग। आप सभी का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। हर्षित, आपके पास आऊंगी सबसे पहले, क्योंकि आपने साफ तौर से ये रिपोर्ट जारी की है। मुझे बताएं क्या कुछ डिटेल्स हैं और किस तरह से आपको जो रिपोर्ट आपने निकाली है उसमें हाईलाइट करने लायक चीज़ क्या निकली है। हमने जब सिक्योरिटी टेस्टिंग किया मोबाइल एप्लीकेशंस पे, तो हमने देखा कि बहुत सारे बेसिक चेक्स जो मोबाइल एप्लीकेशंस को करने होते हैं जिससे पहले वो प्ले स्टोर में अपलोड हो, वो सब नहीं किए हुए थे। और काफ़ी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन जैसे यूज़र डेटा और यूज़र इंफॉर्मेशन, ये सब रिट्रीव हो सकते हैं, मतलब अगर आप हैकर एक्सेस करना चाहे तो। इसलिए जब हमने ये रिपोर्ट किया तो हम भी काफ़ी हैरान थे ऐसा देख के कि 75% ऐप्स वल्नरेबल थे ओवरऑल प्ले स्टोर में। तो हमने ये डेटा रिलीज़ कर दिया, बट हम लोग मतलब और ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकते कि क्या सिक्योरिटी इश्यूज थे। रीज़न बीइंग ये ऐप्स सबके पास एक्सेसिबल है और इससे वेरी फोकस्ड साइबर अटैक और ये सब भी हो सकता है, इसलिए।
चलिए हर्षित, आपके पास आऊंगी मैं पैरामीटर्स को लेकर। आखिर किन पैरामीटर्स के तर्ज पे आपने ये रिपोर्ट और ये टेस्ट किया है, लेकिन अंकित मुझे ये बताएं, क्या ये केवल एंड्रॉयड की प्रॉब्लम है या आप iOS को लेकर भी यही कहेंगे, एप्पल फोन्स को लेकर भी यही कहेंगे? मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा कि ये सिर्फ एंड्रॉयड की प्रॉब्लम है, iOS में भी ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं, मगर ऑब्वियसली बिकॉज iOS एक इट्स नॉट अवेलेबल फॉर एवरी प्लेटफॉर्म, राइट। यहाँ पे एंड्रॉयड जिसके पास है, हर कंपनी मतलब इसमें डिपेंडेंसी है हार्डवेयर के ऊपर भी, राइट। अलग अलग टाइप के हार्डवेयर होते हैं, एक सैमसंग का अलग हार्डवेयर है, वो अलग टाइप की चीजें प्रोवाइड करवाता है, देन देयर इज सेपरेट हार्डवेयर फॉर वन प्लस। एंड्रॉयड में ये सब चीजें हैं कि डेटा या फिर एप्लीकेशन आप कहीं और से भी डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आपको प्ले स्टोर से नहीं करना है। एंड्रॉइड पे आपको एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो ओपन सोर्स है, उसकी इतनी ज्यादा पुलिसिंग नहीं होती है प्ले स्टोर की जितनी ऐप स्टोर्स की होती है। देन मल्टीपल रीजंस की, बहुत सारी जगह पे अगर किसी को पे नहीं करना है किसी ऐप के लिए, तो बहुत सारे ऐसे सोर्सेज है जहां पे वो जाके कुछ मलिशियस ऐप भी डाउनलोड कर सकता है, विच कैन बी अ लुक अलाइक ऐप। तो ये है, बट सिर्फ ये कहना सही नहीं है कि iOS यूजर्स जो हैं उनको सतर्क रहने की जरूरत नहीं है, उनको बिल्कुल है सतर्क रहने की जरूरत, बट हाँ जो यूजर्स एंड्रॉइड के हैं उनके पास ज्यादा इश्यूज हैं टू हैंडल। या चलिए थोड़ा सा और बारीकी से इसको हम समझते हैं। कुछ टेक्निकल चीज़ें आपने कही हैं। अभिषेक, मुझे आप ये बताएं कि अब जो इस रिपोर्ट को ही अगर मैं फोकस में लूँ, 79% ऐप सिक्योरिटी मिसफिगरेशन के शिकार थे, 78% जो है उस ऐप्स में पर्याप्त सिक्योरिटी कोड्स नहीं थे, 42% ऐप्स में ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटेक्शन की कमी थी। इन सब चीज़ों का क्या मतलब है, और जो भी रिपोर्ट में हाईलाइट की गई हैं ज़्यादा नंबर में, साइबर सिक्योरिटी, साइबर थ्रेट को लेकर ये कितनी बड़ी इश्यूज है? देखिए, इशू तो कविता ये बहुत बड़ा है, क्योंकि अगर आप डेटा के ऊपर जाएं तो इंडिया सबसे बड़ा मार्केट है ऐप इकोसिस्टम का। यहाँ भारत में सबसे ज्यादा फोन्स हैं, सबसे ज्यादा स्मार्टफोन्स हैं, बहुत बड़ा मार्केट है, और इंडिया में सबसे ज्यादा मोबाइल जो हैं वो इंस्टॉल किए जाते हैं। और यहाँ पर जो प्रॉब्लम जो है ना, उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर एक ये है कि जो ऐप इकोसिस्टम के अंदर जितने भी ऐप डेवलपर्स हैं, ये जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन यूजर से मांगते हैं, जिसकी जरूरत उस ऐप को चलाने में कई बार नहीं भी होती है। और जब आप ज्यादा से ज्यादा डेटा यूजर से ले रहे हैं, ज्यादा उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन आप कैप्चर कर रहे हैं, तो उसके चोरी होने के चांसेस भी उतने ज्यादा हो जाते हैं। दूसरी चीज कई बार ये भी होती है कि जो कई बार जिन क्लाउड सर्वर में ये ऐप को सेव करके रखा जाता है, जो डेटा यूजर से लिया जाता है, कई बार ऐसा पाया गया कि वो डेटा जो है वो क्लाउड सर्वर के अंदर उतना ज्यादा सिक्योर नहीं था, क्योंकि वो जो क्लाउड सर्वर था वहां पर जिस तरीके के एन्क्रिप्शन टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल हो रही थी वो इतनी ज्यादा साउंड प्रूफ नहीं थी, इतनी ज्यादा हैक प्रूफ नहीं थी, और कई केसेस में ऐसा भी पाया गया कि वहां पर उनको बड़ी आसानी से हैक किया जा सकता था, जो कोई बहुत बड़ा साइबर क्रिमिनल भी ना हो वो कर सकता था। और दूसरी चीज एक ये होती है कि यहाँ इंडिया में अभी लोगों को एक साइबर अवेयरनेस की बहुत बड़ी कमी है। वो कई ऐसी गलतियां भी ऐप इस्तेमाल करते वक्त कर जाते हैं, जिसके कारण से डेटा लीक होने की प्रॉब्लम ऐप प्रोवाइडर्स को भी रहती है, ऐप डेवलपर्स के लिए भी बनी रहती है, और उन यूजर्स के लिए भी बनी रहती है। तो एक तरीके से एक साइबर सिक्योरिटी की अवेयरनेस भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। थोड़ा सा मुझे ये समझना है कि आईफोन के प्लेटफॉर्म पर जब आप किसी तरह का ऐप डाल रहे होते हैं और जब आप प्ले स्टोर पे डाल रहे होते हैं, तो इसमें क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? अंकित जी, सॉरी। हाँ, तो ऑब्वियसली एवरीथिंग डिपेंड्स ऑफ द नेचर ऑफ पुलिसिंग दैट यू डू। सो आईफोन के ऊपर कोई भी ऐप डालने से पहले वो एक बहुत ही रिगरस प्रोसेस के थ्रू पास होता है। तो आईफोन की जो प्ले स्टोर की जो ऐप स्टोर की टीम है, वो वेरियस पैरामीटर्स पे जाके जो भी आपको ऐप डालनी है उसको चेक करते हैं, राइट। और उसमें उनके खुद के काफी सारे पैरामीटर्स होते हैं जो बहुत स्ट्रिंजेंट होते हैं, राइट। तो वो हर चीज चेक करते हैं, परमिशन लेवल कैसा है, डेटा स्टोर आप कैसे कर रहे हो, अगर आपके पास में पेमेंट गेटवे प्रोवाइड कर रहे हो तो उस पेमेंट गेटवे पे आप कितना सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हो कि लोगों का डेटा पेमेंट का लीक ना हो। तो ये सारे सिक्योरिटी चेक्स ये लोग करते हैं काफी ज्यादा। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि iOS इज अ मोनोपोली, राइट। iOS इज ओनली ओन्ड बाय अ पर्टिकुलर कंपनी, तो वहां पे आपके ऊपर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी नहीं रहती है। और दूसरी चीज ये है कि आईफोन का
जो भी ऐप होगा वो आपको ऐप स्टोर से ही लेना होता है, राइट। उसके लिए इतने फेक वर्जन्स जैसे जैसे apkdl.com, apk फाइल्स, ये सब नहीं मिलते इतने ज्यादा जितने एंड्रॉइड के लिए मिलते हैं। बट हाँ, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अगर कोई भी नॉर्मली कोई डेवलपर है जिसने कभी पुश करके देखा होगा एप्लीकेशन को, एक एंड्रॉइड ऐप को क्लियर होने में हार्डली 2 दिन लगते हैं। अगर कोई आपको ऐप क्लियर करनी हो ऐप स्टोर के लिए, एप्पल के लिए, तो वो एक लंबे रिगरस प्रोसेस के थ्रू निकलता है। उसमें कुछ कई बार कुछ इंटरव्यू सेशंस भी होते हैं विद द डेवलपर, और रिगरस उनके खुद के सेट पैरामीटर्स हैं, उनके बेसिस पे वो लोग चेक करते हैं कि आप कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हो, देन ओनली इट गेट्स पास्ड। या बिल्कुल, लेकिन यही सिक्योरिटी लेयर्स एंड्रॉइड पे क्यों नहीं है? अभिषेक, आपसे मैं ये सवाल लूंगी, लेकिन उससे पहले हर्षित के पास मुझे जाना है, क्योंकि हर्षित ये बताएं कि जो रिपोर्ट एपनॉक्स ने निकाली है वो किस पैरामीटर्स पर डिफाइन की गई है? तो हमने जो पैरामीटर्स पे चेक किया है, ये सब है जैसे OWASP और इन सब ने बेसिक सिक्योरिटी चेक की गाइडलाइंस बना रखी है कि ये सब बेसिक चेक्स होते हैं जो मोबाइल ऐप को करने चाहिए जिससे पहले वो प्ले स्टोर पे अपलोड करें। तो इसके लिए बहुत सारी संस्थान है, OWASP इज वन ऑफ इट, विच वी यूज, या कोई भी सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो बेंचमार्क। तो हमने उसके बेसिस पे उठाया था। मोबाइल ऐप्स के लिए उनका एक अलग गाइडलाइन है जो फॉलो करना होता है, तो हमने उसी गाइडलाइन से टेस्ट केसेस उठा के उसको हमारे एपनॉक्स का जो इंजन है उससे रन किया, और उसमें देखा कि बेसिक जब इंजन में हम ऑटोमेटेड रन करते हैं तभी काफ़ी सारे सिक्योरिटी इश्यूज मिल गए। एंड ये सब है, जैसे जब ऐप बनाते हो तो ऐप में स्क्रीन शेयरिंग नहीं होना चाहिए, स्क्रीन मिररिंग नहीं होनी चाहिए बैंकिंग ऐप में, ये एक एग्जांपल है। सिमिलरली जो डेटा स्टोर होता है जब आप क्रेडेंशियल्स डालते हो, लॉगिन क्रेडेंशियल्स, यूजर नेम पासवर्ड, तो वो किस हिसाब से डाला है, वो कितना एनक्रिप्टेड है जब वो ऐप से सर्वर पे जा रहा है और वापस इंफॉर्मेशन आ रही है। कई जगह 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, तो वो कितना एनक्रिप्टेड है, क्या मल्टीपल अटेम्प्ट्स कर सकते हैं हम 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में जब वो OTP मांगता है। तो ये सब चेक्स हैं जो ऑटोमेट तरीके से हम चेक कर सकते हैं। तो हमने ये चेक किया और हमको काफ़ी सिक्योरिटी इशूज मिले यहाँ पे। ऑलराइट, तो इन इश्यूज के चलते अभिषेक, आप मुझे ये बताएं कि क्यों प्ले स्टोर पे एकदम ओपन प्लेटफॉर्म की तरह इसको ट्रीट किया जा सकता है कि आप कोई भी ऐप डेवलप करें उसको यहाँ पर डाल दें, क्यों क्लियरेंस के लिए केवल 2 ही दिन लगते हैं? इतना लीनियंट क्यों है यहाँ पर प्रोसेस? तो इशू बहुत बड़ा ये है कि वॉल्यूम का इशू है, क्योंकि इतना बड़ा इकोसिस्टम है एंड्रॉइड मार्केट का कि ऑलमोस्ट 80-85% दुनिया में जितने स्मार्टफोन्स बिकते हैं उनमें से सब एंड्रॉइड के ऊपर चलते हैं। तो उस वॉल्यूम को केटर करने के लिए लगातार नए ऐप्स आते रहे तो एक बहुत बड़ा है। इस कारण से भी एक इशू हो सकता है। लेकिन जो अंकित बता रहे थे उसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो एंड्रॉइड के ऊपर ही हमेशा इस तरीके का जो खतरा मंडराता है उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह ये है कि OS फ्रेगमेंटेशन। और ये OS फ्रेगमेंटेशन यानी ये कि आपका एंड्रॉइड स्मार्टफोन किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता होगा, मेरा एंड्रॉइड फोन किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता होगा, और हमारे घर में शायद किसी और फैमिली मेंबर का एंड्रॉइड फोन कोई दूसरा होगा, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम भी दूसरा होगा, शायद लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट ही नहीं करता हो। और ये जो प्रॉब्लम है ये एंड्रॉइड पर पिछले कई सालों से है, पिछले 10 सालों से। तो हम ही लोग कई बार सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, तो अभिषेक क्या आप ये कह रहे हैं कि जब कोई सॉफ्टवेयर अपडेट होता है तो एंड्रॉइड के फोन्स में वो एक साथ सब जगह नहीं होता, जो कि शायद हम एप्पल में होता हुआ देखते हैं? आप iOS के ऊपर देखें, एप्पल के डिवाइसेस पे 97% डिवाइसेस के ऊपर लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आपको देखेंगे। और लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से सिर्फ नए फीचर्स ही नहीं आते बल्कि नए सिक्योरिटी अपडेट्स और पैचेस भी मिलते हैं। जब अलग अलग किस्म के आपके एंड्रॉइड इकोसिस्टम में ढेर सारे ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग, अगर मैं डेटा की बात करूं तो ऑलमोस्ट 35-40% स्मार्टफोन सारी दुनिया में इस वक्त ऐसे हैं जिन पर आपको लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा। और ना सिर्फ इतना बल्कि उनके ऊपर आपको सिक्योरिटी पैचेस भी नहीं देखने को मिलेंगे। और यही वो 35 से 40% स्मार्टफोन्स हैं जिनके ऊपर सबसे ज्यादा खतरा मंडराता है डेटा लीक होने का, खतरा डेटा हैक होने का। और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसके बारे में एंड्रॉइड के देखा नहीं जा रहा। और जहां पर आपने ऐप इकोसिस्टम की बात की कि ऐप के इसमें बहुत जल्दी अप्रूव हो जाते हैं, इसके अलावा एक दूसरी भी प्रॉब्लम है। मेरी कई ऐप डेवलपर से रिसेंटली बात हुई, उनकी एक बहुत बड़ी शिकायत ये थी कि जब आप
प्ले स्टोर के लिए ऐप डेवलप कर रहे हो और iOS के लिए डेवलप कर रहे हो, तो प्ले स्टोर में ऐप अप्रूव तो हो जाता है, लेकिन अगर कोई बग होती है, कोई शिकायत होती है जो आपको, जिसमें आपको गाइडेंस की जरूरत पड़े शायद गूगल के तरफ से, तो वो इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होती। इसके मे भी रीजन वॉल्यूम हो सकता है कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक है वहां पर इस कारण से, लेकिन स्टिल अगर किसी ऐप में कोई दिक्कत है और उसको सॉल्व करने की जरूरत है और ऐप डेवलपर की तरफ से वो प्रॉब्लम उठाई जा रही है और वो सॉल्व नहीं हो रही है अगर गूगल की तरफ से, तो ये खतरा पैदा करता रहता है और करता रहेगा जब तक ये इस तरीके की छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। अब अगर इतने सारे लूप होल्स हैं अंकित, तो आप मुझे ये समझाएं, एक तो ऐप आपका पूरी तरह से सिक्योर्ड नहीं है और उसके बाद आप उसको अपने फोन पे लेते हैं, आप तमाम तरह की परमिशंस भी उसको दे देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो दो धारी तलवार हो गई एक एंड यूजर के लिहाज से। अगर मैं समझना चाहूँ, एक हैकर के लिए क्या कुछ पाना आसान हो जाएगा ऐप के जरिए? जी बिल्कुल, आप एकदम सही बोल रहे हैं ये, बिकॉज अल्टीमेटली आपको ऐप यूज भी करनी है और उसके लिए आपको परमिशन ग्रांट करनी ही पड़ती है। तो हैकर्स के लिए पहली बात तो काफी सारी चीजें उन लोगों को काफी आसानी से मिल जाती है थ्रू अ मलिशियस ऐप। अगर आप मलिशियस ऐप डाउनलोड करते हैं, ऑब्वियसली दे कैन इंस्टॉल देयर एजेंट आल्सो इनटू योर मशीन, तो उसके थ्रू वो आपके या तो कॉल्स लिसन कर सकते हैं, मैसेजेस पढ़ सकते हैं, ईमेल सेंड कर सकते हैं टू अ हिडन थर्ड पार्टी एड्रेस, आपकी जो भी एक्टिविटीज है वो सब मॉनिटर कर सकते हैं, आपके ओटीपी मॉनिटर कर सकते हैं। अगर कोई ट्रोजन या कोई भी ऐसा मैलवेयर इंस्टॉल्ड है वो आपके लिए एक एक बैकडोर एंट्री बना सकता है। ये सारी जो अनोइंग एड्स वगैरह देखते हैं ये भी कई बार ट्रिगर हो जाते हैं थ्रू दैट, अगर आप कोई मलिशियस ऐप इंस्टॉल करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये लोग आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी स्टील करते हैं, और फिर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन स्टील करते हैं, ऑब्वियसली अगर उसको स्टील कर रहे हैं तो कोई बायर होगा उसके लिए स्टील कर रहे हैं ये लोग, राइट? तो वो सब चीजें भी काफी ज्यादा होती हैं थ्रू दीज मलिशियस एप्लीकेशंस। तो एक चीज हमको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि अपन जो भी परमिशन दे किसी भी एप्लीकेशन को, जब भी अपन डाउनलोड करते हैं ऑन द प्ले स्टोर ओनली, तो जब भी आप गूगल प्ले पे जाएंगे, जो भी आपको ऐप लेनी है आप उसके बारे में डालिए, स्क्रॉल डाउन कीजिए, उसमें एक अबाउट दिस ऐप करके आता है। अगर आप अबाउट दिस ऐप में जाएंगे, वहां पे एक टैब होता है ऐप परमिशंस, और उस ऐप परमिशंस के अंदर सारी परमिशंस होती है जो भी वो ऐप को चाहिए होगी। आप प्लीज एक बार उसको जरूर देखें कि वो क्या क्या परमिशन मांग रहा है, राइट? और उसके बाद ही फिर उस ऐप को डाउनलोड कीजिए आप। जी, ये बहुत बढ़िया बताई बात कि आपको ऐप परमिशंस पर एक बार नजर लेनी चाहिए। लेकिन हर्षित भी कुछ कहना चाहते हैं। हर्षित, आपसे सवाल साथ में ये भी होगा कि एक एंड यूजर कैसे तय करे कि ये ऐप सही है या नहीं है? काफी हद तक अंकित ने इसका जवाब तो दिया है, लेकिन आप क्या ऐड करना चाहेंगे, क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगे? यस, काफी चीजें कैन बी वेरीफाइड, नॉट एवरीथिंग डेफिनेटली, क्योंकि काफी चीजें आर डिपेंडेंट ऑन बिजनेसेस। तो फर्स्ट लेवल पे तो है कि जो भी ऐप डाउनलोड कर रहे हो देखना चाहिए कि वो किसने बनाया है। अगर वो एक नोन ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज अ गुड चेक। वो लोग का बेसिक सिक्योरिटी चेक होता होगा उनकी साइड पे, क्योंकि जैसे जैसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ देखोगे उनका इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी होता है जिसमें वो लोग ये सारे ऐप्स रेगुलरली चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखना है। दूसरा देखना है कि ओवरऑल गूगल के पास भी एक प्ले प्रोटेक्ट करके गूगल लॉन्च किया है, which checks for basic config. Again, not जो हमने किया है, but even before that, but still look at SSL and few basic checks, which is a good sign as well. अगर वो play protected है, that means कि app has got some basic checks, so that is another good sign. Followed by अगर personal information कोई मांग रहा है app, then it should be only uploaded in the case of if they know what the app is using for. And I think these are 3-4 things that users या end users या जो phone use करते हैं वो लोग कर सकते हैं. But more than that, they should not install any gaming app or anything like that randomly. I think बहुत सारे apps है जो promote करते हैं. For example, Rummy and other things in India in general काफी फैला हुआ है. तो काफी apps are vulnerable and can lead to you being targeted directly or indirectly. So it's better you avoid those apps and download from known source. Play Store के सिवाय वेब और इन सब से नहीं डाउनलोड करना चाहिए. काफी लिंक्स होते हैं जो हमें उन लोगों के खुद के वेबसाइट पे ले जाते हैं ऐप डाउनलोड करने के लिए. उसको तो खासकर अवॉइड करना चाहिए. दैट इज नॉट अ सेफ
app most of the time. चलिए, तो हर्षित मेरे ख्याल से एंड्रॉयड के प्लेटफॉर्म के बाहर भी थोड़ा सा जाकर टिप्स दे रहे हैं, लेकिन अभिषेक आप कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन साथ ही सवाल भी आपके लिए एक है, वो ये है कि हम लोग बहुत सारे बैंकिंग ऐप्स भी डाउनलोड करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं, बहुत सारे लोग बहुत तरह की खरीदारी करते हैं जहां पर आप अपनी फाइनेंशियल डिटेल्स डालते हैं। इस तरह के ऐप्स पे भी क्या लूप होल्स हैं या नहीं, इस बारे में तो हर्षित और अंकित ज्यादा बेहतर जान पाएंगे, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी के इसमें मुझसे ज्यादा बड़े एक्सपर्ट वो हैं। लेकिन इतना जरूर है कि कुछ एक बेसिक चीजें जो यूजर को ध्यान में रखनी चाहिए, जो इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा हर्षित अंकित की बातों में, खासतौर पर बैंकिंग एप्स के इसमें, कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन वाले जो फीचर्स जितने भी हैं, जहां भी हैं, फिर चाहे आप ईमेल इस्तेमाल करें, बैंकिंग ऐप इस्तेमाल करें या सोशल मीडिया ऐप इस्तेमाल करें, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ये एक ऐसी चीज होती है जो आपकी कई चीजों से बचाव कर देती है, क्योंकि आपके लिए सिर्फ ओटीपी की भी जरूरत होती है और आपके पासवर्ड की भी जरूरत होती है। ये कुछ चीज आपको ध्यान में जरूर रखनी चाहिए जब आप फाइनेंशियल एप्स इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज जो मैं एक ऐड करना चाहूंगा कि ये जो प्रॉब्लम है ना, जिसके कारण से हमें हर साल ये देखने को मिल जाता है कि ऐप के ऊपर प्राइवेसी अटैक हो रहे हैं या डेटा लीक हो रहा है, इसमें बहुत बड़ा एक जो रीजन है वो ये है कि जितना भी ऐप इकोसिस्टम में ऐप डेवलपर्स हैं, वो यूजर से जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन लेते हैं, कई गैर जरूरी इंफॉर्मेशन लेते हैं, और ये गैर जरूरी इंफॉर्मेशन ही कुल मिला के ब्लोटिंग की परेशानी उत्पन्न करती है ऐप इकोसिस्टम के अंदर, जिसके कारण से डेटा लीक होता है कहीं ना कहीं। क्योंकि अगर ज्यादा इंफॉर्मेशन वो लेते हैं तो उसको इंफॉर्मेशन को सिक्योर करना भी उतना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, और यही एक चीज है जिस कारण से वो होता है। तो एक ये ऐप इकोसिस्टम, ऐप डेवलपर्स भी ये कहीं ना कहीं एक नियम बनाए या इसके लिए पॉलिसी आए, गाइडलाइन आए, कुछ भी आए, कि गैर जरूरी इंफॉर्मेशन ना मांगी जाए और ना यूजर दे। यूजर की तरफ से तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हो गई हैं कि आजकल फीचर्स भी आ गए हैं जिसमें आप लिमिटेड इंफॉर्मेशन ही ऐप डेवलपर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, लेकिन ऐप इकोसिस्टम की तरफ से भी ये चीज होनी चाहिए, ऐप डेवलपर्स की तरफ से भी ये चीज होनी चाहिए कि फालतू की इंफॉर्मेशन ना मांगी जाए यूजर से, जिसका इस्तेमाल किसी भी तरीके से ऐप को आगे बढ़ाने में या ऐप के इंटरेक्शन में किसी भी तरीके से नहीं होता हो। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यहाँ पर पूरे इकोसिस्टम के लिहाज से देखा जाए तो कड़ाई बरतनी चाहिए ऐप डेवलपर्स पे, और शायद आप विस्तार से इस पर बात करेंगे। अंकित, मुझे ये बताएं, हमारे पास किस रेगुलेटर के अधीन ये तमाम चीजें आती हैं? इसके तो नियम कानून है ना अंकित? कानून जो बात करी अभी सर ने प्राइवेसी, तो जो प्राइवेसी का बिल है वो काफी टाइम से पार्लियामेंट में अटका हुआ है, जो हमारा प्राइवेसी बिल पास होना था, और जो इन्होंने कंसेप्ट बताया अबाउट डेटा मिनिमाइजेशन, तो डेटा मिनिमाइजेशन इज गोइंग टू बी वन ऑफ द वेरी फंडामेंटल राइट्स इन दैट प्राइवेसी बिल। और उसमें वही है कि डेटा मिनिमाइजेशन एक चीज है कि आपको जितना डेटा इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू प्रोसेस दैट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, या आपको जैसे अगर आप एजुकेशन ऐप है तो आपको ये जानने की जरूरत नहीं है आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, राइट? तो वो जो डेटा मिनिमाइजेशन वाली चीज है वो जरूर प्रैक्टिस होगी वंस द प्राइवेसी बिल कम्स इन द पिक्चर। दूसरी चीज ये है कि पर्पस लिमिटेशन, आप जिस पर्पस पे हैं आप वही पर्पस के लिए डेटा कलेक्ट कीजिए। अगर मेरा पर्पस सिर्फ आपको बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करना है, तो मैं आपका कलेक्ट किए हुए डाटा से मैं उसको रियल एस्टेट वालों को नहीं बेच सकता हूँ, ताकि रियल एस्टेट वालों को पता लगे अच्छा इसका बैंक इतना है, इतना ट्रांजेक्शन करता है, तो मैं उससे बिना मेरी कंसेंट के। तो यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है कि यहाँ से कोई कंसेंट नहीं ले रहा है। अंकित, ये सब चीजें सर्ट इन के तहत नहीं आती हैं क्या? सर्टेन पे है थोड़े बहुत रेगुलेशन से, बट वो इतने एप्लीकेबल नहीं है। रेगुलेशंस तो आरबीआई की तरफ से भी हैं, रेगुलेशंस आपके आईटी एक्ट भी थोड़ी बहुत चीजें कवर करता है ऑन द वेबसाइट मॉड्यूल, उसके बाद में आपका आईटी एक्ट के बाद में आपका थोड़ा बहुत आरबीआई की गाइडलाइंस है, ये सब चीजें हैं, बट इम्प्लीमेंटेबल और एक जो होता है ना कि एक एकदम क्लियर कट आपको पता है कि ठीक है, इफ आई डू दिस आई विल बी पेनलाइज्ड एंड दिस इज गोइंग टू बी माय पेनल्टी एंड ऑल दोस थिंग्स, दैट इज नॉट वेरी क्लियरली डिफाइंड एनीवेयर। तो वो चीज अभी यहाँ पे लगाने की काफी जरूरत है। बिल्कुल। तो अंकित, अभिषेक, आप दोनों तो इतना इंटरनेशनली भी ट्रैवल करते हैं क्योंकि आप दोनों के सेक्टर्स और बीट यही है। अभिषेक बताएं, विदेशों में ये सब चीजों की मॉनिटरिंग कैसे होती है, इन सब चीजों की ट्रैकिंग कैसे होती है? ये प्रॉब्लम मोर और लेस हर जगह एक जैसी है। आप इसमें बहुत ज्यादा ये नहीं कह सकते कि ये परेशानी, क्योंकि ऐप इकोसिस्टम सिर्फ आप इंडिया स्पेसिफिक नहीं कह सकते। जिन एप्स का इनमें इस सर्वे में भी जो आया है, जिन एप्स का नाम, वो इनमें से
एप्स ग्लोबल हैं और उनमें सब में ऑलमोस्ट इसी तरीके की चीजें रहती हैं। धीरे धीरे ये सारी ये जो परेशानी है ना, इसमें धीरे धीरे दुनिया जाग रही है। इसीलिए आप न्यूज में देखती होंगी कि गूगल को आज किसी देश में उनके ऊपर लॉसूट हो गया है, या किसी देश में फेसबुक को बुला के उनसे पूछताछ की गई उनके मैनेजमेंट से। तो इस मामले में अभी धीरे धीरे नींद से जाग पूरी दुनिया रही है। तो ये पूरा ऐप इकोसिस्टम, पूरे इकोसिस्टम की परेशानी है, सिर्फ किसी इंडिया या जिसे कहा जाए किसी और देश की परेशानी सिर्फ नहीं है। इसको मैं यहां तक लिमिटेड नहीं कहूंगा। टिप अभिषेक आपकी तरफ से, अंकित तो दे दिया अपना टिप। अभिषेक काफी हद तक सही बोल रहे हैं। दूसरा चीज जो मैं ऐड करना चाहूंगा इस पे कि देखिए, हर जो कंट्री होती है दैट इज गवर्न्ड बाय अ सिंगल लॉ। वो उनका प्राइवेसी लॉ होता है या फिर वो उनका साइबर सिक्योरिटी लॉ होता है। इंडिया में भी वो चीज प्रेजेंट नहीं है। जैसे कि अगर आप यूरोपियन कंट्रीज की बात करेंगे, वहां पे जीडीपीआर नाम से प्राइवेसी लॉ है। वो मैंडेट करता है कि अगर आप उनके रेजिडेंट्स की कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे अपने पास, वो एनक्रिप्टेड वे में होनी चाहिए, वो अनोनिमाइज होनी चाहिए, वो सुडोनिमाइज होनी चाहिए। आप सिर्फ वही डेटा कलेक्ट कर सकते हैं जिसका आपको जरूरत है। आप एक्स्ट्रा डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते। जो ये हमने कंसेप्ट बताए हैं आपको, डेटा मिनिमाइजेशन का, पर्पस लिमिटेशन का, ये सारी चीजें वहां पे हैं। तो इफ यू हैव टू ऑपरेट इन दैट पर्टिकुलर ज्योग्राफी, यू हैव टू अबाइड बाय ऑल दीज रूल्स। आपको ये सारी चीजें जो है वो फॉलो करनी ही पड़ेंगी। तो यहाँ पे, और उसमें सारी पेनल्टीज भी अच्छे से डिफाइंड है। अगर आप किसी यूजर का डेटा लीक करते हो, राइट, तो उसके लिए पेनल्टी डिफाइंड है आपकी, कि आपका इतना % का रेवेन्यू आपको एज अ पेनल्टी देना पड़ेगा। वो सब चीजें डिफाइंड है। इंडिया में एक बार प्राइवेसी लॉ अगर पिक्चर में आता है तो आई विल मतलब उसी का इंतजार होगा। लेकिन कुल मिला के अभी कहा यही जा सकता है कि जब तक सख्ती से नियम कानून आते हैं, लागू होते हैं, तब तक आपकी सुरक्षा आपके हाथ में ही है। जानिए आप किस तरह के ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं। आप ऐप परमिशंस में जाकर देखिए कौन कौन सी वो परमिशंस मांग रहे हैं। सोच समझ के केवल जरूरी ऐप्स ही फोन पर डाउनलोड करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। कंज्यूमर इज किंग के आज के एपिसोड में इतना ही। मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।